इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर के कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है मंगल 26 जमात-ए-सानी 1445 जनवरी के 9 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। इट्स अ नाइस कूल मॉर्निंग हियर इन कराची। द टेम्परेचर शहर के बीचों बीच तो तकरीबन कोई 12-13 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अगर आप कराची के मजाफाती इलाकों में रहते हैं तो आई एम प्रीटी श्योर द टेम्परेचर मस्ट बी क्लोज टू 10 डिग्री सेल्सियस। बट हवा बड़ी जबरदस्त और ठंडी सी हवा चल रही है। और अगर आप किसी ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ पे आपको कोई क्रॉस होती हुई हवा मिल रही है तो फिर आप कराची में कम से कम इस हल्की सी सर्दी को जरूर एंजॉय कर रहे होंगे। बट आई कैन अंडरस्टैंड इट इज प्रीटी कोल्ड आउट देयर एवरीवेयर। गुड मॉर्निंग। बहरहाल प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं एक्स पर विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। ऑलराइट, आतिफ असलम, आपको पता है मुझे वैसे बहसियत गुलूकार बहुत पसंद है, लेकिन यहाँ पर हम उनके इस गाने को फिलहाल रोकते हैं बिकॉज ये एक तवील गाना है एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ये कोई इतना अच्छा गाना भी नहीं है और आगे चल के तो ये गाना बहुत ही अजीब सा हो जाता है जब गालबन ये वही गाना ना जिसमें माइकल जैक्सन आगे बनने की जो है वो कोशिश करते हैं। बट नेवरदलेस चलें जी, बाकी आप लोग के मैसेजेस सनराइज विद अदील अभी थोड़ी देर में हम शामिल करना शुरू कर लेते हैं। और इसके अलावा यस चलें जी, देखते हैं आज का पहला मैसेज हमारे पास जो है वो किन का आया है। अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं कदीम अरबी रिवायती बिस्किट मामूल। सऊदी अरब में कोई शख्स कुछ अर्सा रहा और उसने मामूल ना खाया हो मुमकिन ही नहीं है। ये एक किस्म की अरब रिवायती मशहूर मिठाई है। इसमें आमतौर पर खजूर या गिरीदार मेवे जैसे अखरोट या पिस्ता भरा हुआ होता है। दैट इज वेरी नाइस। अच्छा, मैंने कभी भी नहीं खाया ये, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर के सऊदी अरब में जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने डेफिनेटली दे वुड हैव डन दैट वुड हैव डन ही वुड हैव डन प्रीटी आई मीन खाया होगा शौक से उन्होंने। I know baklava is quite popular. I like baklava by the way. I like kunafa. बल्कि kunafa is actually one of my most favorite desserts. अगर अच्छा बना हुआ kunafa हो, it is actually amazing. But yeah, चलें जी। जवेद साहब कहते हैं आपने खबर शेयर की है about रॉबर्ट कियोसाकी. Okay, कहते हैं the author says he is more than $1 billion in debt. मार्केट वॉच, अच्छा आपने मार्केट वॉच की खबर शेयर की है रॉबर्ट कियोसाकी के हवाले से। यार ये भी क्या बंदा है यार, रॉबर्ट कियोसाकी। और रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बड़ी मशहूर ज़माना किताब लिखी है रिच डैड पुअर डैड। 76 ईयर ओल्ड हवाईयन अमेरिकन और उनका कहना ये है कि $1 अरब जो है वो उन्होंने डेट अक्यूमुलेट कर लिया है। सो बट डज दैट मीन, अच्छा इसमें मैं देख रहा था कि इस पूरे जैसे कहते हैं कि इसमें काफी सारे लोग कह रहे थे लो रॉबर्ट कियोसाकी का खुद $1 बिलियन का डेट हो तो ये मसला वो मसला। नहीं यार, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हैव टेकन दिस स्टेटमेंट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। रॉबर्ट कियोसाकी की किताब अगर आपने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी हो तो फिर उसमें तो उसने बात ही यही लिखी है कि देखो बेटा ये जो बैंक का पैसा है ना ये तुम्हारा पैसा है, इस पैसे को स्मार्टली इस्तेमाल करो, इसको समझदारी से इस्तेमाल करो। और वो तो कहता यही है कि बैंक से डेट उठाओ, इतना हल्का सस्ता डेट होता है उसको उठाओ और उसको ले जाके उस पे प्रॉपर्टीज खरीदो और प्रॉपर्टीज खरीद के उसको तुम रेंट पे चढ़ाओ, उसको तुम लीज करो, जो भी करो, उससे जो रिटर्न आए बैंक को उसके पैसे वापस करो और बाकी जो कट बचता है तुम्हारा वो तुम जो स्प्रेड बचता है वो तुम अपने पास रखो। और बाकी उसने जो एक पॉडकास्ट में बेसिकली बात उसने ये बोली है कि यार अगर मैं मर जाता हूँ तो फिर ये बैंक जाने और उनका पैसा जाने मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो अपनी जिंदगी बेहतरीन गुजार के जो है ना वो चला गया। तो इफ द अच्छा उसने ये भी बोला, उसने कहा कि इवन इफ द बैंक गोज बस्ट दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम। आई मीन मैं मर गया सो इफ आई गो बस्ट द बैंक गोज बस्ट दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम। वो बेसिकली बताना यही चाह रहा है कि यार ये बैंक का पैसा है, इसको इस्तेमाल करो एंड जिंदगी जियो। एनीवे चलें जी, वही कहना चाह रहा। आई डोंट सी एनीथिंग नेगेटिव इन व्हाट रॉबर्ट कियोसाकी हैज सेड। और मैं खुद इसकी, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग
कियोसाकी की तहरीरों से मैं खुद काफ़ी मुतासिर हुआ हूँ. ये बहुत बड़ा, आपको पता है ना, रिपब्लिकन पार्टी का सपोर्टर है. ही इज अ बिग डोनाल्ड ट्रम्प फैन and he's a libertarian as far as the economic philosophy is concerned. He hates Joe Biden. इसको डेमोक्रेटिक पार्टी से जो है वो शदीद नफरत है. Alright, चलें जी. अब्दुल रज़ाक साहब ने ये खबर शेयर की और कल की फुटबॉल की दुनिया की ये बड़ी खबर थी. जर्मनी के लेजेंडरी फुटबॉलर फ्रांस बैकेनबॉख हुआ कल उनका इंतकाल. 76 साल की उम्र में फ्रांस बैकेनबॉख जो है उनका इंतकाल हुआ साल्सबर्ग में. और प्रोग्राम में आगे चल के जब हम खेलों के हवाले से बात करेंगे तो फिर वी आर डेफिनेटली गोइंग टू टॉक अबाउट फ्रांस बैकेनबॉख बिकॉज जर्मन फुटबॉल का, अगर हम जर्मन फुटबॉल के लेजेंड्स की बात करें तो डेफिनेटली हिज नेम इज शोली वे अप देयर. और इनकी एक बड़ी खास फुटबॉलिंग फिलॉसफी थी जिसने एट अ पर्टिकुलर टाइम इंटरनेशनल फुटबॉल को जो है वो बहुत मुतासिर किया था. और चलें इन पे हम आगे चल के बात करेंगे फ्रांस बैकेनबॉख के हवाले से जरा फुर्सत से. ओके जी. अताउर रहमान साहब कहते हैं सैमसंग्स नेक्स्ट बिग बेट इज अ स्फेरिकल होम रोबोट कॉल्ड बॉली. The company's first serious attempt at developing home companion robot aimed at charming skeptical consumers who need little extra help around the home. That's very nice. अच्छा, ये हम लोग जो पहले देखा था, अभी यूएस जब गए थे तो वहाँ देखा था कि लोग जो है ना उन्होंने वो छोटे छोटे अपने रोबोट्स रखे हुए हैं जो कि वैक्यूम क्लीनर की तरह जो है ना वो काम कर रहे होते हैं. और आप लोगों ने आई एम श्योर देखा होगा, अब तो खैर इट इज़ बिकम प्रीटी कॉमन. और वो लोगों के क्लोजेट्स के नीचे चले जाते हैं और सोफे के नीचे चले जाते हैं, वहाँ से सफाई करके जो है वो ले आते हैं ऑल. बट सैमसंग डेफिनेटली इज डेवलपिंग एन AI बेस्ड रोबोट जिसका नाम है बॉली. और बॉली जो है वो या आई थिंक इट्स अ लिटिल कंपेनियन दैट यू विल हैव एट होम एंड या इंटरेस्टिंग. चलें जी. इसके अलावा आपने ये भी खबर शेयर की, मिशेल ओबामा सेज शी इज टेरिफाइड अबाउट व्हाट कुड पॉसिबली हैपन इन 2024. 2024 में जो है वो क्या हो सकता है उसके हवाले से मिशेल ओबामा जो है वो काफी परेशान है. आई मीन 2024 अगर वो बात कर रही है, नहीं वो उनकी साहबजादी की शादी नहीं हो रही इस साल में, ये बेसिकली बात कर रही हैं ना, ये समर ओलंपिक खेलों की बात कर रही हैं. आज हम आगे चल के प्रोग्राम में उसके हवाले से भी बात करेंगे. बट शी इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द 2024 इलेक्शंस बिकॉज जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसमें दिस थिंग इज एक्चुअली डॉनिंग नाउ दैट डोनाल्ड ट्रम्प would be back. Donald Trump would be back. What can be done to stop the way of Donald Trump? और अभी हमने बराक ओबामा की जानिब से भी जो है वो ये बात सुनी थी. अब उनकी जो फर्स्ट लेडी थी, फॉर्मर फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा, उनका भी जो है वो ये कहना है कि वो परेशान है 2024 के इलेक्शंस के हवाले से. बिकॉज जो असल मुसीबत आ रही है इनको, जाहिर है जो बाइडन की उम्र एक बहुत बड़ा है, हिज फ्रेलिटी और जिस तरह वो कमजोर देखने लगे हैं. एंड देन ऑफ कोर्स जो इनका ट्रेडिशनल वोट बैंक है, डेमोक्रेटिक पार्टी का जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है, ब्लैक्स एंड लिबरल अमेरिकन्स एंड माइनॉरिटीज, उनको ऐसा लग रहा है दैट दे आर बिकमिंग डिसइल्यूजन टुवर्ड्स द डेमोक्रेटिक पॉलिसी, डेमोक्रेटिक पार्टी की पॉलिसीज. बिकॉज कल ही मैं सुन रहा था that Joe Biden was in Charleston, South Carolina. और चार्ल्सटन जो है ये अमेरिका के उन शहरों में है जो कि उनकी रेशियल फॉल्ट लाइन जो है, यानी सफ़ेद फार्म और सियाह फार्म लोगों के दरमियान जो बहुत ही खौफनाक वाक़यात रीसेंट हिस्ट्री में हुए हैं, उसमें से एक वाक़या चार्ल्सटन के एक चर्च में हुआ था जहाँ पे एक वाइट सुप्रीमिस्ट ने एक सिया फार्म चर्च पे फायरिंग की थी और काफी लोगों को जो है वो वहां पे उनको हलाक किया था. तो बहरहाल उन्होंने उस चर्च का आज विजिट किया जो बाइडन ने, और उन्होंने वाइट सुप्रीमेसी को जो है वो अमेरिका के मुस्तकबिल के लिए खतरा करार दिया है. सो इफ मिशेल ओबामा इज वरीड व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आई थिंक शी इज ऑन पॉइंट. आगे बढ़ते हैं जी. एफ के नियाजी साहब कहते हैं भाई इलेक्शन वाली फीलिंग नहीं हो रही है. 2008 के इलेक्शन में भी जैसा होता था, रैली होती थी, माहौल होता था. हाँ जाहिर है जी, आई थिंक जिस पार्टी, भाई आपको इलेक्शन इसलिए महसूस नहीं हो रहा कि इस वक्त पाकिस्तान की सिर्फ एक पार्टी है जो इलेक्शन लड़ना चाहती है, उसको आप रैली करने नहीं दे रहे, और बाकी सारी पार्टियां जो है ना वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती, जिनको पूरी आज़ादी है कि वो जो करना चाहें, कॉर्नर मीटिंग से लेकर एक बहुत बड़ा जलसा करने को, वो लोग जलसा गाह भरने की पोजीशन में नहीं है. सो अब करें,
तो फिर क्या करें आप ये बताइए. चलें जी आगे बढ़ते हैं, आखिरी मैसेज शामिल करते हैं बिफोर वी हेड टुवर्ड्स अ कमर्शियल ब्रेक. रियाजुर रहमान साहब कहते हैं ट्विन ऑटर इज एन 18-seat ट्विन इंजन फिक्स्ड लैंडिंग गियर turboprop aircraft. They are well known for their rugged construction and short takeoff and landing performance. During mid-80s, PIA used to operate twin otters from Islamabad to Muzaffarabad, Kohat, Miawali, etc. बिल्कुल जी, ये de Havilland twin otter अगर मैं गलती पढ़ना हूँ तो that is the full name of this aircraft. It's a Canadian aircraft. कनाडा कम ही चीज़ें बनाता है दुनिया में, आपको ये बात पता होगी. और सिर्फ वो मेपल सिरप अच्छा बनाते हैं, उसके अलावा तो कोई ऐसी चीज़ उनके यहाँ है नहीं. तो ये वो जहाज बनाया करते थे. दे बोम्बार्डियर बाय द वे, बोम्बार्डियर भी जहाज बनाते हैं. दैट्स आल्सो कैनेडियन. सो लेट्स नॉट, इतने भी कोई ढीले लोग नहीं है वैसे ये कनाडा वाले. वो घरों के अलावा कुछ और भी बनाते हैं. सो तो डू यू हैविलैंड ट्विन ऑटर, मुझे याद है जी बचपन में बहुत छोटा जहाज, अबू तो नहीं ऑपरेट करते थे ये फ्लाइट बिकॉज ये बहुत छोटा जहाज होता था. लेकिन हाँ F-27 जो है, फोकर 27, वो जरूर ऑपरेट करते थे. यार शुक्र है बचपन में ये वर्ड्स नहीं पता थे, वरना ये लफ्ज बोलते हुए बड़ा एहतियात जो है ना वो हमें करना पड़ता. बट नेवरदलेस चलें जी, थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. बहुत शुक्रिया रियाज साहब. ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, मिलते हैं इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil. Good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. अदील कमर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई and all the Sunrisers. Rafael Nadal has pulled himself out of the upcoming Australian Open. हाँ यार, इत्तेफाक की बात है, परसों नडाल ने जब ये अनाउंसमेंट किया था तो उसी वक्त उन्होंने वो ट्वीट किया था और मेरी वो टाइमलाइन पे जो है वो पॉप अप हो गए थे. एंड This is a sad news actually for all the Nadal fans. We all know कि अब नडाल का करियर जो है अब बिल्कुल अपने इख्तिताम पर है और नडाल का जो ये पुल आउट होना इस टूर्नामेंट से, it has opened the door for Novak Djokovic अपने रिकॉर्ड को मजीद इम्प्रूव करने के लिए in Grand Slams and बहरहाल यार बंदे को हाई पे रिटायर हो जाना चाहिए. वैसे क्या ख्याल है आपको? अच्छा जी, बिलाल अहमद कहते हैं if you add up all the numbers from 1 to 100 consecutively it will total 50-50. वाह क्या बात है भैया, क्या बात है. जावेद साहब ने खबर क्या शेयर किया जनाब. Adolfo Macias Guayamar curfew in Ecuador after infamous gang leader Tito vanishes from cell. हाँ यार ये बड़ी खबर थी. आज सुबह इनफैक्ट मैंने जब अपना मोबाइल एप्लीकेशन ऑन ही की थी तो उस वक्त जो खबर आई थी वो यही आई थी दैट एक्वाडोर के जो प्रेसिडेंट हैं वो बहुत गुस्से में थे. और वो बहुत गुस्से में इस वजह से थे बिकॉज सबसे ज्यादा जो खतरनाक वहाँ का ड्रग लॉर्ड था जिसको वो पकड़ने में कामयाब हो गए थे एक्वाडोर में, वो बंदा एडोल्फो मैसियास गुयामार उस बंदे का नाम है. और वो जो है वो जेल से भागने में कामयाब हो गया है. तो पूरे मुल्क में जो है वो कर्फ्यू लगा दिया गया है और अब देखते ही हैं कि वो उसको पकड़ने में जो है वो कामयाब हो जाते हैं. यार ये साउथ अमेरिका और ड्रग का भी जो है ना वो बड़ा गहरा ताल्लुक है. वैसे बड़े बड़े दहशतगर्द फरार हो ही जाते हैं और जाहिर है आपको पता है कि इसमें कोई ना कोई इनसाइड जॉब जो है वो होती है. अगर आपको याद हो, कुछ सालों पहले की बात है, पाकिस्तान का भी एक बहुत ही नोटेबल दहशतगर्द जो है वो यहाँ से भागने में कामयाब हो गया था. हमारे यहाँ की एक बहुत ही हाई सिक्योरिटी प्रिजन से वो भागने में कामयाब हो गया था और फिर इस्तांबुल में या कहीं बरामद हुआ था. जी हसन इकबाल कहते हैं इलेक्शन डे इज 1 month एंड रमजान स्टार्ट्स इन 2 months. आई थिंक दिस गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड आफ्टर ईद. वैसे वाकई सीरियसली फालतू में इतनी मेहनत करवा रहे हैं, बिठा दें. मैं तो कहता हूँ कल परसों ही गवर्नमेंट, अब तो एक आखिरी लीगल लकूना जो था वो भी अब रिमूव हो गया है, तो अभी बिठा दें लाके. यार वोट तो तब भी नहीं पड़ना, वोट इनको अभी भी नहीं पड़ना, वोट तो इनको 1 साल में भी नहीं पड़ना सीरियसली स्पीकिंग. बल्कि मैं तो ये समझता हूँ जितना ये लोग ड्रैग करेंगे इस मैटर को, I mean honestly speaking it looks like this could be the most unpopular government जो पाकिस्तान में ज़ाहिर है बन रही होगी और जिसकी कोई ना कोई लीगल वैल्यू होगी. लेकिन खैर एनीवे एक पाकिस्तान की आवाम की भी प्लानिंग है, देखते हैं क्या होता है सिलसिला. जी मलिक जरीन अवान साहब कहते हैं एबटाबाद की सियासी फजा में बड़ी हलचल. एबटाबाद के बड़े मजबूत ताजिर ग्रुप अली असगर खान ग्रुप ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक एमएनए अली खान जदून की हिमायत का ऐलान कर दिया. अली खान जदून की पोजीशन मुस्तहकम हो गई है. बैंक के कागजात नामजदगी मंजूर हुए या नहीं हुए ये भी आप बता दीजिए क्या हुआ है सिलसिला. चलें जी, इसके अलावा अगर यूट्यूब और फेसबुक लाइव रोजाना होगा और मॉर्निंग शो का फेसबुक
पर भी पोस्ट कर दिया करें. यार वो तो फिर अब मेरा FM की मर्जी है, मॉर्निंग शो उनकी, वो पोस्ट करें या ना पढ़ें करें, वो यहाँ का अपना डिसीजन है भैया. यूट्यूब शो क्योंकि मेरा अपना होता है तो मैंने कल उसको फेसबुक के साथ भी लाइव कर दिया था, तो यार कुछ लोगों ने वहां पे भी देख लिया. मुनीब मकबूल कहते हैं फॉर्मर फुटबॉलर मैथ्यू फ्लेमिनी हैज ट्रांजिशन फ्रॉम द पिच टू द बोर्ड रूम, को फाउंडिंग अ बायोफ्यूल कंपनी वर्थ ओवर $20 बिलियन. अबे बड़ा अमीर आदमी है ये मैथ्यू फ्लेमिनी. ये आर्सेनल के ये फुटबॉलर थे. काफी सारे लोगों का तो ख्याल है ही इज एक्चुअली द फ्यूचर ओनर ऑफ आर्सेनल फुटबॉल क्लब. ही इज अ वेरी रिच गाय और फ्रेंच फुटबॉलर है मैथ्यू फ्लेमिनी. और ये बायोफ्यूल कंपनी इज वन ऑफ द इनके वेंचर्स हैं. एंड या फाइन, यस यू आर राइट अदील, इट्स ब्यूटीफुल कूल मॉर्निंग. अताउर रहमान साहब कहते हैं बिल्कुल जी, आपके पीछे एक दोस्त जो है मुझे हाफ स्लीव्स में नजर आ रहे हैं, उनको शायद इतनी कूल मॉर्निंग ये लग नहीं रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाता है. अच्छा जी, और क्या सीन है. शैला कहती हैं मुझे एक बात समझ नहीं आती, कुछ हो जाए गवर्नमेंट को बस स्कूल ऑफ करने हैं. बच्चों का स्कूल बीकन हाउस कल ओपन हुआ और गवर्नमेंट ने सील कर दिया. बच्चों को पढ़ाने नहीं देना इन्होंने. हाँ सोचें यार, आई मीन एक गैर कानूनी हुकूमत जो है वो दूसरों को गैर कानूनी काम करने के ऊपर जो है वो बंद कर रही है, तो सील तो इनको भी कर देना चाहिए था. लेकिन इनको कौन सील करेगा. सो हार्ड लक यार. स्कूल, अच्छा स्कूल इसलिए बंद कर दिया बिकॉज स्कूल चाह रहा था कि हम एक दिन एक्स्ट्रा बच्चों को पढ़ाएं. बाय द वे स्कूल्स तो मैंने सुना है कि आज खुल गए. पंजाब में मेरे शायद सुनने में ये बात आई है कि 9:30 बजे जो है वो आज शायद स्कूल लगना शुरू होंगे. अभी तो ये स्कूल जो ऑफिस गोइंग पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं उनके लिए तो काफी ज्यादा मेरे ख्याल से मुसीबत होने वाली है. वालिदैन अपने जरा मसाइल से मुझको आगाह कीजिए प्लीज. ऑलराइट, चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या है, हसन शेख कहते हैं नियरली 60% ऑफ टेररिस्ट ग्रेजुएटेड स्कूल विद डिग्रीज इन इंजीनियरिंग. वेरी नाइस, वेरी नाइस. यानी आपने बताया है कि जो दहशतगर्द हैं वो 60% जो है वो पाकिस्तान में अप्लाई नहीं होता होगा. पाकिस्तान में कहाँ दहशतगर्द इंजीनियरिंग पढ़ना शुरू हो गए यार. हमारे यहाँ दहशतगर्द आपको पता है कि एक मखसूस इदारे से निकलते हैं ज्यादातर. सुमेरा खान कहती हैं अली एंड अनुशे स्कूल रीओपन टुडे, विश अ गुड डे टू ऑल द किड्स, आई अप्रिशिएट द डिसीजन ऑफ स्टार्टिंग स्कूल एट 8:30 AM. ओह, यहाँ पर भी इधर कौन सी सर्दी पड़ रही है जो इधर 8:30 बजे स्कूल खुल रहे हैं. बट बहरहाल अली एंड अनुशे, इफ यू गाइस आर लिसनिंग टू मी, हैव अ वंडरफुल remainder of the term now because I think उस term का आगाज हो गया. That's going to take you towards your final examination. So have a wonderful day. And yeah, the schools are starting at 8:30 AM. So will they be ending like late as well? और ये वालिदैन के ये टाइम टेबल्स का तो काफी मेरा ख्याल से कबाड़ा होने वाला है अभी. इस तरह का है ना सीन. चलें जी, और क्या सीन है यहाँ पे. ओके जी, पीर जहीर साहब का भी मैसेज आया है. नाइस कूल मॉर्निंग टुडे इन कराची. ऑलराइट, ठीक है, चलो ओके. एंड देन वी हैव गॉट Dear Adil uncle, today school reopen at City School PF chapter. My father showed me and your Sarah's pictures, so please thank her from my side. All right, that is great. एंड देन यस, सारा ने कल अपनी पिक्चर लिए, कहने लगी इसको वानिया को भेज देगा, तो मैंने कल वानिया को रात में जो है वो तस्वीर भेज दी थी. सो चले जी, गुड मॉर्निंग एंड जबरदस्त, हैव अ वंडरफुल टाइम एट स्कूल एंड आवर स्कूल टाइमिंग इज आल्सो 8:30. वानिया का ये तो नहीं 8:30 सारे स्कूल मेरे ख्याल से जो है आई थिंक 8:30 बजे खुल रहे हैं. और भावलपुर से मैसेज आया है अब्दुल मन्नान शाहिद साहब का, कहते हैं स्कूल्स आर ओपनिंग ऑन 10th of January which is tomorrow. That is nice. So अच्छा वहाँ पे, अच्छा तो और लाहौर में भी कल खुल रहे हैं स्कूल. अच्छा, not I thought they were opening today. So ठीक है, चलो एक दिन और आप लोग कर लें, सुकून कर लें, आराम कर लें. ऑलराइट, ठीक है जी. ओ भाई, अभी जरा आगे चल के प्रोग्राम में हम बात करेंगे डेफिनेटली वी टॉक अबाउट बोइंग एयरक्राफ्ट. हमने शायद कल भी बात की थी, आज भी बात करेंगे बिकॉज वो अभी मैं चेक कर रहा था दैट बोइंग शेयर प्राइस हैज गॉन डाउन बाय 9% इन अ डे. और पिछले 2 दिन में बोइंग की प्राइस जो है वो तकरीबन कोई उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसमें 10 से 11% की जो है वो कमी हुई है. और उसमें कमी की जो वजह है वो आप जानते हैं कि अभी अलास्का एयरलाइंस का जो एक वाकया हुआ था जिसमें जहाज का इमरजेंसी डोर जो है वो पुड़क करके अलग हो गया जहाज से और वो जमीन पे आके गिर गया उसका दरवाजा.
और किसी तरह इमरजेंसी लैंडिंग करने में जो है वो पायलट्स कामयाब हो गए थे. नाउ यूनाइटेड एयरलाइन का जो है उनका भी ये कहना है कि जी वो जो बोल्ट्स थे, यानी जिन बोल्ट्स के थ्रू वो इमरजेंसी डोर जहाज के साथ अटैच हुआ था या फिक्स हुआ था, वो उनको कुछ उसको लूज हुए मिले हैं, तो वो उसको जो है वो टाइटन करेंगे. सो आई मीन इट रियली इट इज माइंड बॉगलिंग सीरियसली कि इतनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के बावजूद, सेफ्टी के फीचर्स चीज़ों के बावजूद ये चीज़ें जो हैं वो रह जाती हैं. एंड यप, इट इज बोइंग 737 मैक्स वंस अगेन. ये जो जहाज है इनके लिए ना ये जिंक्स साबित हुआ है. ये इनके लिए एक बहुत बोइंग के लिए बहुत बड़ी मुश्किल जो है वो साबित हुआ है. और जब से ये जहाज आया है, बिकॉज कहते यही थे कि बोइंग ने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस जो हैं वो इस जहाज के लिए किए थे. अगेन आई रेफर टू दैट डॉक्यूमेंट्री ऑन नेटफ्लिक्स जो कि 737 मैक्स के क्रैश के हवाले से था. और उसमें आप जानते हैं कि उन्होंने जो पिन पॉइंट किया है वो बोइंग और मैकडॉनल्ड डगलस का जो मर्जर हुआ था, वो समझते हैं कि जी दिस वाज द स्टार्ट ऑफ द डिक्लाइन ऑफ बोइंग. सो या चलें जी आगे बढ़ते हैं. उबैदुल्लाह जान अहमद जई कहते हैं, व्हाई नॉट ऑल द ड्रग एंड माफिया लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड कॉन्टेक्ट. अच्छा ओके वो ये कहते हैं पाकिस्तानी जजों से जो है वो राब्ता करें और क्लीन चिट जो है वो हासिल करें. अच्छा जी, जायदा शाहीन जो है वो भी जो इस वक्त अदालती कार्रवाई चल रही है उसमें कहते हैं कि जी ये तो जज हजरात किसी को बोलने का मौका ही नहीं देते और खुद बोलते रहते हैं और वकला को खामोश करवा देते हैं. तवज्जो से पहले बात सुनकर फिर जवाब देना चाहिए. वेल आप क्योंकि इस वक्त अदालती कार्रवाई देख रही हैं तो आपको शायद ये बात महसूस हो रही हो. मैंने सुना ये है कि बाकी जजेस भी जो हैं वो हमारे यहाँ कुछ इसी तरह की उनकी बातें वगैरह और इसी तरह की उनकी जो है वो चीज़ें होती हैं, लेकिन क्योंकि हम वीडियो में देख नहीं पाते इसलिए हमें जो है ना वो पता नहीं चलता है. तो अब इसमें जो एक सीन आता है वो ये आता है कि अच्छा ये बंदियाल साहब के बारे में ये बात कही जाती थी कि वो बड़े खामोश तबीयत रखने वाले जो थे वो जज थे और वो जनरली खामोश बैठे रहते थे और खामोशी के साथ सुनते रहते थे. अच्छा मैंने कल थोड़ी सी अदालती कार्रवाई जो है वो देखी और मैंने ये देखा कि अगर ये कहते हैं शेर हैं जनाब काजी फाइज ईसा साहब, तो जो मोहम्मद अली मजहर साहब हैं वो सवा शेर हैं. वो मुझे लग रहा है कि उनसे ज्यादा इंटरप्शन, वो तो मुझे लग रहा है कि अपने जमाने में डिबेटर रहे होंगे और स्कूल और कॉलेज के जमाने में SM लॉ कॉलेज की जानिब से वो डिबेटिंग टीम का हिस्सा होंगे, बिकॉज लिटरली ही वाज डिबेटिंग विद द लॉयर्स. अरे भाई इलेक्शन कमीशन के वकील पे ये सवाल, अगर उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाया है तो आप इलेक्शन कमीशन के वकील से बोलें जी आपका क्या कहना है इस हवाले से, उस पे जी वो डिफेंड करते हैं इलेक्शन कमीशन को. सो बहरहाल वो तो खैर आपको पता है हम ख्याल जजेस हैं. कल का फैसला भी जो है वो तमाम हम ख्याल जजेस ने एक जैसा ही दिया है. वो शायद याहिया आफरीदी साहब को बोला होगा कि यार वो बहरहाल उन्होंने जो है कि इख्तलाफी नोट इसमें दिया है, ही डज नॉट एग्री. बहरहाल अभी ब्रेक के बाद आके हम जरा तफसील से इस पे बात करेंगे. और फैजान परवेज कहते हैं देयर इज नॉट अ चेंज इन टाइम एट हबीब गर्ल्स. ये तो बड़ी अजीब सी बात की इन्होंने. अगर इसमें जो है वो टाइम नहीं चेंज नहीं किया तो फिर ठीक है इसके. चलो भाई अभी हम ऐसा करते हैं, एक ब्रेक की जानिब ले चलते हैं. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, 54 is the time. Sunrise Show, दिल की आवाज and good morning. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. अच्छा जी बिल्कुल ठीक बात की अहमद अयूब साहब ने. और वो कहते ही हैं कि ये सुबह 8:30 बजे जो स्कूल लगाने वाली ये कहानी है तो उस वक्त नाउ दिस इज द टाइम जब आपका मॉर्निंग रश आवर जो है वो ऑफिस जाने वाला शुरू हो चुका होता है और फिर आप अचानक जो है वो स्कूलों का भी ट्रैफिक वहाँ पे आ जाएगा. तो फिर क्या खौफनाक सिचुएशन हो सकती है, बिकॉज आपको ये बात भी पता है कि हमारे यहाँ कुछ स्कूलों के ऐसे एरियाज हैं दे आर क्लस्टर्ड. आई मीन कुछ एरियाज डेवलप इस तरह के हो जाते हैं जहाँ पे कुछ गली मोहल्लों में, ज़ाहिर स्कूलों के खास स्टैंडर्ड्स तो हमारे यहाँ होते नहीं है कि जी पार्क होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए, बच्चों के खेलने की जगह होनी चाहिए एंड स्टाफ होनी चाहिए. गली मोहल्लों बंगलों में जो है वो ज़ाहिर स्कूल बने हुए और कमर्शियल एंटिटीज काम कर रही हैं इन द रेजिडेंशियल एरियाज एंड ऑल. सो वो इलाके किस तरह चोक हो चुके होंगे. सो आई एम प्रीटी श्योर यू गाइज आर स्मार्ट एंड यू विल बी प्लानिंग अहेड. ये 8:30 बजे स्कूल खुलने की जो मैं बात कर रहा हूँ. चलें जी 7:55 हो चुके हैं. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है और ज़ाहिर आज की बड़ी खबर तमाम अखबारात में हेडलाइन भी है. मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के
चौथी बार वजीर आजम बनने की राह में हायल एक बहुत बड़ी कानूनी मुश्किल जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया. और जैसा कि उम्मीद थी और ख्याल था कि ये हो जाएगा, वैसा ही हुआ. और डॉन ने अपनी लीड बनाई है. सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट क्लियर्स इलेक्शन पाथ फॉर नवाज एंड तरीन. Court overturns lifetime ban on lawmakers, says Article 62(1)(f) not self-executory provision. Justice Afridi disagrees, says conclusion drawn in 2018 judgment legally valid. PMLN IPP hailed the verdict. Mariam links it with the constitutional supremacy. पाकिस्तान के आइन को तोड़ने वाले कहते हैं जी कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी हुई है. आगे बढ़ते हैं. जंग ने तो एक्साइटमेंट में आज 8 कॉलमी खबर लगा दी. नवाज शरीफ की नाअहली की आखिरी रुकावट भी खत्म. और एक्सप्रेस का भी यही लिखना है, सुप्रीम कोर्ट ने तायाद नाअहली खत्म कर दी. नवाज शरीफ तरीन इलेक्शन के लिए अहल. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या खबर है. बाजोड़ इंसदाद पोलियो सिक्योरिटी टीम पर बम हमला. 6 पुलिस एहलकार शहीद, 28 जख्मी. एहलकार पोलियो टीम की सिक्योरिटी के लिए जा रहे थे. मामून के इलाके में गाड़ी को सड़क किनारे नस बम से निशाना बनाया. जख्मी पेशावर और खार के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिए गए हैं. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. अहमद रजा कसूरी का ये कहना है कि भुट्टो शहीद हैं तो मेरे वालिद क्या हैं. अरे यार क्या जबरदस्त भाई ने जो है ना ये सवाल किया. आप जानते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो को जो फांसी हुई थी वो इन्हीं के कत्ल के हवाले से जो है वो हुई थी. और उस पर अहमद रजा कसूरी का ये कहना है कि अगर वो शहीद तो मेरे अब्बू कौन है. चलें आगे बढ़ते हैं. चीफ जस्टिस का कहना है भुट्टो फांसी रेफरेंस. सुप्रीम कोर्ट कसूरवार है या मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर. हमें तारीख को दुरुस्त करना चाहिए. दाग एक खानदान पर नहीं बल्कि इदारों पर भी लग चुका. अदालत बेहतर मिसाल कायम करना चाहती है. अदालत में जस्टिस रिटायर्ड नसीम हसन शाह का इंटरव्यू चलाया गया. रेफरेंस की समाअत इलेक्शन के बाद करने का फैसला. समाअत मुलतवी. ओके जी. बिलावल का क्या कहना है. मियां साहब का चेहरा उतरा हुआ लगता अच्छा ओके वो कहते हैं मियां साहब का चेहरा उतरा हुआ फुल स्टॉप. लगता नहीं वजीर आजम बन पाएंगे. बानी पीटीआई का भी मकसद मैं खेलूंगा कोई और नहीं. वकला बताएंगे मियां साहब अहल हैं या नहीं. इलेक्शन में माजी की तरह गड़बड़ है. मैं सरप्राइज हूँ. खुद को वजीर आजम कहने वाला घर से नहीं निकला. खैर एनीवे आई थिंक ये बात तो बिलावल की सब बातें अपनी शायद जगह पता नहीं क्या होती हैं, लेकिन ये बात तो हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि मियां साहब ना कोई जलसा कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं. इलेक्शन का वो जो माहौल होता है पाकिस्तान में वो अभी तक बना ही नहीं है. तो क्या कहा जा सकता है. चलें जी और क्या सीन है. काबुल आस्क पाकिस्तान टू स्टॉप बीइंग क्रूल टू रेफ्यूजीज. अफगान माजरीन के साथ जालिमाना रवैया खत्म करें, ये कहना है अफगान वजीर आजम का. फजलुर रहमान को कहना है गलत फहमियाँ दूर करने आए हैं. दोनों ममालिक में बहुत से मुश्तरकात हैं. मुल्ला हसन अखूंद तिजारती लेन देन सियासी मसाइल का शिकार नहीं होना चाहिए. मौलवी अमीर मुत्तकी का ये कहना है. दौरे का मकसद सियासी ताल्लुकात बाहमी तरक्की में ताउन की राहें तला ब्ला 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 ब्ला. आगे बढ़ते हैं. और बाजोड़ हमला. फजलुर रहमान के दौरे काबुल से जुड़ी उम्मीदें मांद. कलदम टीटीपी ने जिम्मेदारी कबूल कर ली. अफगान हुक्काम से मुलाकात में टीटीपी का जिक्र ही नहीं हुआ. सरकारी मौकिफ के बरक्स सरबरा JUI ने अफगानों की मुल्क बदरी पर इजहार तशवीश किया. ओके खुर्शीद शाह का कहना है नून लीग बाहर नहीं आ रही. शायद उसे कहा गया हो कि इलेक्शन नहीं होंगे. लतीफ कोसा का कहना है किसी असर के तहत गलत फैसले देने वाला जज दोज़ख में जाएगा. बस आखिरी दफा अब यही रह गया, तुझे अल्लाह पूछेगा. बस अब यही है. चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. मेरे ख्याल से यहाँ है और आपको जो है वो लिए चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. सो बहरहाल जी पाकिस्तान टीम अपने दौरा डाउन अंडर के दूसरे फेज में जो है वो अब ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड जो है वो पहुंच गई है. और जहां पे पाकिस्तान 5 मैचेस की T20 सीरीज जो है वो खेलने वाला है. इसका आगाज फ्राइडे मॉर्निंग से होगा इन द मैच एट ऑकलैंड. और जाहिर कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से
जो खबर आई है वो ये आई है कि पाकिस्तान की T20 टीम के नए नायब कप्तान का ऐलान कर दिया गया है. और ये नायब कप्तान जो है वो कौन है? ये नायब कप्तान जो है वो है मोहम्मद रिजवान. और आप ये जानते हैं कि जब पाकिस्तान के नए कप्तान का ऐलान किया गया था तो शाहीन शाह अफरीदी, तो उस वक्त किसी को भी वाइस कैप्टन अनाउंस नहीं किया गया था. लेकिन कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो है वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ गई है. हमें ये भी पता है कि ये साया कॉरपोरेशन वाली जो कहानी चल रही थी और वो जो एक ऑडियो लीक अब्दुल कादिर ख्वाजा ने रिलीज की थी जिसमें अब्बू जी से कोई बात कर रही थी खातून और उसमें उन्होंने साया कॉरपोरेशन पे अपने शुकूक व शुबात का जो है वो इजहार किया था मोहतरम जनाब ज़का अशरफ ने. तो उस वक्त लग ये रहा था दैट रिजवान हैज फॉलन आउट ऑफ फेवर्स, लेकिन लग यही रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में रिजवान की शायद उनसे कोई गुफ्तगू हुई है और उसकी बुनियाद पर उन्होंने डिसाइड ये किया है कि चलो जी इसको जो है वो अब हम रहने देते हैं और इसको जो है वो वाइस कप्तान बना देते हैं. बट लेट्स सी क्या होता है. चलें जी, ऑलराइट. तो ये हो गई है सूरत हाल. ज़ाहिर सबसे बड़ा जो चैलेंज अभी आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी द T20 वर्ल्ड कप. T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का जो है ओवर द वीकेंड ऐलान हो चुका है. आपने वो देख भी लिया होगा. पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के आमने सामने न्यूयॉर्क में आने वाले हैं इन द फर्स्ट राउंड इन द ग्रुप स्टेज. और उसके बाद जो है वो सुपर 8 के पाकिस्तान के पहले राउंड के तमाम मैचेस जो होने हैं दे आर गोइंग टू टेक प्लेस इन USA. और फिर पाकिस्तान टीम जो है वो वेस्ट इंडीज जाएगी जहां पे हम बारबेडोस में 2 मैचेस अपने खेल रहे होंगे सुपर 8 के और 1-2 मैचेस और कई जगहों पर हैं. सो या चलें जी, ऑलराइट. इसके अलावा टेस्ट में एक और टेस्ट क्रिकेट में जनूबी अफ्रीका के विकेट कीपर बैटर क्लासन जो है उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है. और क्लासन बड़े ही जैसे कहते हैं कि हेनरी क्लासन एक हार्ड हिटिंग बैट्समैन है और वो कहते ही हैं कि जी मैं वाइट बॉल क्रिकेट के लिए जो है वो जनूबी अफ्रीका की नुमाइंदगी के लिए दस्तयाब होऊंगा. उन्होंने 4 साल के अरसे में सिर्फ 4 टेस्ट मैचेस खेले हैं और उन्होंने जो गुज़िश्ता साल वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो है उन्होंने सीरीज़ खेली थी. लेकिन उनको बहरहाल लग ये रहा है कि वो शायद वी शुड बी फोकसिंग मोर ऑन दी वाइट बॉल क्रिकेट. इससे पहले ये भी याद रहे अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका के एक और सीनियर क्रिकेटर जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ली थी डीन एल्गर ने, अभी जो भारत के खिलाफ इनकी सीरीज हुई थी वो उनकी ये आखिरी सीरीज थी. चलें जी, कल मैच खेला गया. इट वाज अ गेम एंड ODI गेम एट द प्रेमदासा स्टेडियम बिटवीन जिम्बाब्वे एंड श्रीलंका एंड वाओ दैट टर्न आउट टू बी अ क्लिफ हैंगर. एक ऐसा मैच जो कि वेल यू वुड एक्सपेक्ट श्रीलंका वुड विन इजीली, लेकिन आखिर तक बिल्कुल आखिर तक जो है वो जिम्बाब्वे इनको लेकर गया. बल्कि एक मौके पर तो कहना ये पड़ेगा कि लग ये रहा था कि शायद जिम्बाब्वे जो है ये मैच जीतने में कामयाब हो जाएगा. हुआ ये कि पहले बैटिंग करते हुए जिम्बाब्वे ने 208 रन्स बनाए. जवाब में श्रीलंका की टीम एक मौके पे शदीद मुश्किलात का शिकार थी कि जब उसके 112 रन्स पे 6 खिलाड़ी आउट हो चुके थे तो नीडेड 100 रन्स एक्चुअली टू विन और 4 विकेटें उनकी बाकी थी. लेकिन जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया जयंत लियानागे ने जिन्होंने 95 रन्स बनाए और आखिर के बैट्समैन ने जो है वो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया जिसकी थ्रू जो है वो 8 विकेटों के नुकसान पर 49वें ओवर के इख्तिताम पर टोटल चेस करने में 212 रन का 211 रन का कामयाब हुए. रिचर्ड नगरावा ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया एंड सिकंदर रजा गॉट 2 विकेट्स. ठीक है जी, क्रिकेट की हो गई ये बात. अब जरा बात कर लेते हैं फ्रांस बैकनबॉग के हवाले से. और बड़ी खबर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में, अगर मैं ये तो ये नहीं कहूँगा कि ये फुटबॉल में, बल्कि एक स्पोर्ट्स में ये बड़ी खबर थी. फ्रांस बैकनबॉग जो है वो जर्मनी के, अगर हम जर्मनी की तारीख के बड़े फुटबॉलर्स के हवाले से बात करें, नॉट जस्ट द फुटबॉलर्स, लेकिन अगर हम फुटबॉल मैनेजर्स की भी बात करें तो फिर फ्रांस बैकनबॉग वाज वे अप देयर. आई थिंक टॉप 3 या परहैप्स कुछ लोग कहें कि ही वाज द ग्रेटेस्ट जर्मन फुटबॉलर ऑफ ऑल टाइम्स. विदाउट डाउट अ जर्मन फुटबॉल लेजेंड फ्रांस बैकनबॉग 2 दफा वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुए. ये 1974 में ही वाज द कैप्टन ऑफ द
जर्मन फुटबॉल टीम, वेस्ट जर्मनी जो उस वक्त कहा जाता था उसको, जब वो वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुए थे. और फिर एज अ मैनेजर इटालिया 90 जो 1990 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी जीतने में कामयाब हुए थे उनकी मैनेजमेंट में. और कहते ये हैं कि फ्रांस बैकेनबावर का जो स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट था, it introduced, I wouldn't say actually introduced, but yeah, he's regarded as one of the fathers of a footballing philosophy which is called the total football. Total football जो है वो it's a very high pressing एक फुटबॉल का गेम, मैं कहूँगा कि एक फिलोसफी है. बिकॉज आपको पता है कि जब कोई भी हॉकी होता है, फुटबॉल होता है, इसमें एक फॉर्मेशन होती है. सो देयर इज अ गोलकीपर एंड देन देयर इज अ डिफेंडर, देन देयर आर द मिडफील्डर्स एंड देन देयर आर द स्ट्राइकर्स और द अटैकर्स जिनको कहा जाता है. सो टोटल फुटबॉल एक्चुअली टॉक्स अबाउट द फैक्ट दैट यू कैन गो एंड प्ले एट एनी पोजीशन. और आप कहीं ना कहीं जहां से भी है आप चीज को आप मूव बना सकते हैं वहां पे. इट्स नॉट दैट यू आर अ डिफेंडर तो फिर आप जो है वो आगे फॉरवर्ड को पास करेंगे. नो, यू हैव गॉट द बॉल, you can see an option, you can go and you can press forward और आप जो है वो खुद भी, I mean you can go and score the goal as well. So एक फिलोसफी थी जो कि एक जमाने में काफी पॉपुलर हुआ करती थी. बट और कहते ये हैं कि जर्मन फुटबॉल टीम की जो उसकी स्ट्रेंथ थी स्पेशली इन द 80s एंड ऑल, उसके पीछे ये फुटबॉलिंग फिलोसफी जो है वो शामिल हुआ करती थी. सो या, फ्रांस बैकेनबावर ग्रेट पर्सन, ग्रेट एम्बेसडर ऑफ द स्पोर्ट. 78 ईयर्स की उम्र में जो है वो कल साल्जबर्ग में ऑस्ट्रिया में जो है वो इनका इंतकाल हुआ है. डास काइजर इनको जो है वो कहा जाता था, द किंग वहाँ की फुटबॉल का. देखें जो भी बड़ा प्लेयर होता है हर मुल्क में उसको किंग कहा जाता है. तो वी कैन इमेजिन कि जर्मन्स जो है वो उनके बारे में क्या समझते होंगे अबाउट फ्रांस बैकेनबावर. और बायर्न म्यूनिख के लिए उन्होंने फुटबॉल खेली. 582 टाइम्स जो है वो बायर्न म्यूनिख के लिए जो है उन्होंने रिप्रेजेंट किया है. सो या, चैलेंज जी, बिग नेम, डेफिनेटली नॉट देयर एनीमोर. ऑलराइट, खेलों के हवाले से आखिरी बड़ी खबर जो अगर हम शामिल करें, दैट इज रिगार्डिंग टाइगर वुड्स एंड नाइकी. नाउ दिस इज आल्सो अ बिग स्टोरी बिकॉज आई रिमेंबर, यस, आई हैड स्टार्टेड फॉलोइंग गोल्फ बिफोर टाइगर वुड्स बर्स्ट इनटू द सीन एज अ सुपर हीरो. जब मेरा नया नया डिश एंटीना लगा था उस वक्त मैंने गोल्फ फॉलो करना शुरू की थी. और उस वक्त निक फाल्डो हुआ करते थे, बर्नार्ड लांगर जर्मन एक हुआ करते थे, एंड ग्रेग नॉर्मन ऑस्ट्रेलियन गोल्फर वाज देयर. एंड उस वक्त मैंने कुछ गोल्फ के रूल्स वगैरह सीख लिए थे और कुछ समझ में आने लगी थी. खेलने का तो मुझे कभी प्रॉपर मौका नहीं मिला या मुझे कभी शौक भी नहीं हुआ, लेकिन देखने का एक जमाने मुझे बहुत शौक था. और अक्सर लोग भी, मेरे स्कूल के फ्रेंड्स भी, यानी वो कहा करते थे, यार ये कौन सा स्पोर्ट देखने लगे हो तुम, ये कौन देखता है गोल्फ. सो बस वो एक शौक पैदा हो गया था. बड़ा पुरसुकून सा एक्सपोर्ट हुआ करता था और बाद में पता चला बड़ी साइंस होती थी. बट सडनली, और ऐसा लगता था कि काफी उम्र के एक मखसूस हिस्से के बाद के लोगों का जो है ये गेम होता है. बट सडनली देयर वाज दिस वन गाय, यंग बॉय who burst into the scene and that was Tiger Woods. अच्छा, टाइगर वुड्स का नहीं, उसने कोई रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ और जिंदा भी है वो. इज जस्ट 48 यार. लेकिन टाइगर वुड्स गॉट एसोसिएटेड एट अ वेरी यंग एज विद अ वेरी फेमस ब्रांड व्हिच इज नाइकी. और हम जब दुनिया में स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो शायद अगर दो टॉप स्पोर्ट्स ब्रांड्स की बात करें तो देयर इज एडिडास एंड देयर इज नाइकी. और शायद किसी भी खिलाड़ी के साथ एफिलिएशन और एसोसिएशन की जो है वो one of the biggest examples that you have is when Tiger Woods was 19 or 20 years old when he turned professional. In fact, उसी वक्त से नाइकी उसके साथ था. और खबर ये है कि कल नाइकी ने और टाइगर वुड्स ने ऐलान किया है that they are separating. उनके दरमियान जो रब्त था और जो कॉन्ट्रैक्ट था वो बिलाखिर अब अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है. आफ्टर ऑलमोस्ट 3 decades, 27 साल की उन दोनों के दरमियान ये पार्टनरशिप थी. सो टाइगर वुड्स के करियर ने जो है वो बहुत उरूज जवाल देखे हैं. 1996 में व्हेन टाइगर टर्न प्रो, उसके बाद से लेके 2009 तक. अच्छा, टाइगर वुड ना लिटरली कहते हैं कि ही चेंज द फेस ऑफ गोल्फ. एक तो ये कि एक यंग बंदा आके गोल्फ में जो है वो छा गया. ही इज विनिंग मेजर्स आफ्टर मेजर्स. एक ऐसे गेम में जिसमें आपको लगता है कि एवरेज एज ही मिड 40 या लेट 40 जो है वो प्लेयर की होती है. और टाइगर वुड्स एक यंग बंदा आता है फ्रॉम द कलर्ड बैकग्राउंड. टाइगर वुड्स के वालिद साहब एक
सिया फार्म थे और उसकी वालदा थाईलैंड से उनका ताल्लुक था और वो गोल्फ के टूर्नामेंट जीते जा रहे. 2009 तक ही एब्सोल्युटली डोमिनेटेड द स्पोर्ट, लेकिन देन केम अ बिग स्कैंडल अबाउट हिज पर्सनल लाइफ, अबाउट हिम बीइंग अनफेथफुल एंड स्टफ. और बहुत ही एक ऐसा वाकया था जिसने इसके करियर को बिल्कुल शटर कर दिया था. और कुछ और बड़ी ब्रांड्स जो कि टाइगर वुड्स के साथ एसोसिएटेड थी 2009 में स्कैंडल आने से पहले, जिसमें AT&T शामिल था, जिसमें जिलेट शामिल था, जिसमें एक्सेंचर नामी एक कंसल्टेंसी थी वो शामिल थे. उन्होंने द कट ऑफ टाइज विद टाइगर वुड्स. हाउएवर नाइकी स्टूड विद देम. नाइकी जो है वो उनके साथ रहा, बल्कि उन्होंने टाइगर वुड्स की एक सब ब्रांड जो है वो बनाई थी. TW अगर आपने कभी नोट किया हो तो वो एक खास लोगो भी उन्होंने बनाया था और उसकी वो स्पेशल गियर्स हुआ करती थी. और कहते ये हैं कि $200 million 10-year कॉन्ट्रैक्ट, वन ऑफ द मोस्ट लुक्रेटिव स्पोर्ट्स डील्स ऑफ देयर टाइम, उन्होंने ये उनके साथ की थी. सो बहरहाल दैट डील हैज कम टू एन एंड नाउ एंड या टाइगर वुड्स maybe they would find some maybe he would find a new sponsor. Now he's not that big a player. आपको पता है कि अब टाइगर के गेम में वो बात नहीं रही है जो एक जमाने में उसकी डोमिनेशन हुआ करती थी. A lot of more young players have actually been around. Rory McIlroy अगर आपको याद हो तो वो बड़ा recently बड़ा पॉपुलर हुआ था and Nike invested a lot in the relationship and the contract with Rory McIlroy. लेकिन वो उसमें शायद उस लेवल का वो प्लेयर भी नहीं था और शायद वो इतना उनके लिए कामयाब भी डील नाइकी के लिए वो साबित नहीं हुई थी. तो चलें जी, अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back, guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me, Adil Azhar, and yeah, we were talking about Franz Beckenbauer. अभी पिछले लिंक पे he passed away at the age 78, and honestly speaking, I did not know about another footballing legend passing away a day. I mean, it was in fact 3 days back. Honestly, इत्तेफाक से ये खबर मैं मिस कर गया. जावेद साहब, thank you so much for highlighting that. Mario Zagallo, ब्राजील के ना सिर्फ फॉरवर्ड प्लेयर थे बल्कि ये पहले के जो पहले लेजेंडरी फुटबॉलर पहले थे उनके ये कंटेम्परेरी थे, उनके हम उम्र फुटबॉलर्स में से एक थे. बल्कि ही वॉज ऑल्सो 2 दफा ये फीफा वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुए, 1958 और 1962 में. बल्कि ही वॉज ऑल्सो जिस कहते हैं कि असिस्टेंट मैनेजर ऑफ द 1994 जो इनकी टीम वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुई थी. अगर आपको याद हो तो रोमारियो de Souza Faria उस टीम में. डुंगा वाज द कैप्टन ऑफ दैट फीफा वर्ल्ड कप टीम 1994 जो ब्राजील जीतने में कामयाब हुआ था. ही वाज द असिस्टेंट कोच. और ये भी थे 1998 में द टीम दैट लॉस्ट इन द फाइनल. उसके ये उस वक्त ब्राजील के मैनेजर हुआ करते थे. सो ये भी एक बहुत बड़े जिसे कहते हैं कि बहुत बड़ा नाम है. सो एक बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब है बाय द वे फुटबॉल में कि यू हैव वन द फीफा वर्ल्ड कप एज अ प्लेयर एंड एज अ मैनेजर. सो अभी थोड़ी देर पहले मैंने फ्रांस बैकेनबावर का जिक्र किया. सो ही वन द फीफा वर्ल्ड कप एज अ प्लेयर एंड एज अ मैनेजर इन 1990. Similarly, Mario Zagallo जो है he won the FIFA World Cup in 58 and 62 as a player and then as a manager in 1990, assistant manager of course, assistant coach in fact as 1994. तीसरा जो बंदे हैं by the way इस लिस्ट में is the French footballer, former captain and their ex coach Didier Deschamps जो कि 94 फ्रांस 98 में जीतने में कामयाब हुए थे. एंड देन आपको पता है कि पिछले से पिछला वर्ल्ड कप जो है वो भी फ्रांस जीतने में कामयाब हुआ था. सो चलें जी. Alright, big news this too was. Thank you so much, Zaveed साहब. इमरान कहते हैं school timing generally delayed for 45 minutes while picking up time of school van delayed for 15 to 30 minute max to manage traffic and rush hour. So genuinely there is no advantage of such timing change. Alright. And then we have शाहीन ताहिर कहती हैं. अच्छा भाई ये वाकई ये बात आप ना किया करें यार, आप मुझे जो है ना मुश्किल में डाल सकती हैं. और क्या खबर है. अच्छा, डॉक्टर जीशान खान चाचर साहब, एजाज जीशान खान चाचर जो हैं वो कहते हैं कि it's the death anniversary of my beloved brother Imran Khan who passed away with his 3 kids and wife in 2011. He was mentor for me and he supported and guided me to reach here where I stand today.
It was a setback for all of my family. Please pray for him and his family. बहुत सारी दुआएं डॉक्टर साहब आपके इस लॉस के बारे में जानने के लिए. I'm pretty sure आपके भाई इमरान साहब अपनी पूरी फैमिली के साथ उनका इंतकाल हुआ. I believe it was some accident that would have taken place, but ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ अल्लाह ताला सब्र ज़रूर दे देता है, लेकिन यादें अपनी जगह रहती हैं. एक कमी जो है, एक खलीज हमेशा एक महसूस इंसान करता रहता है अपनी यादों में. सो लॉट्स ऑफ प्रेयर्स फॉर योर ब्रदर एंड अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, उनकी और उनके पूरी फैमिली की. और आप लोगों ने जो सब्र किया, अल्लाह ताला आप लोगों को उसका भी जो है वो आखिरत में जज़ा अता फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. इसके अलावा खुर्रम अख्तर साहब जो है कहते हैं जी, शारा फैसल पर लाखों रुपए की मालियत के लगाए गए गेंदे के फूल और पौधे मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से बर्बाद हो गए. क्या कोई पूछने वाला नहीं? किस बेदर्दी से हमारे टैक्स का पैसा ज़ाया हो रहा है. बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं. हर थोड़े दिनों बाद शारा फैसल पर ये शुगलें जो है मचाती है ये कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और पूरा उनका एक बागबानी का डिपार्टमेंट है जिसमें लोग जो है वो पता नहीं सदियों से नौकरियां कर रहे होते हैं. फिर उनके बाद उन मालियों के बच्चे जो हैं वो माली बन जाते हैं. लेकिन उनके तो ज़ाहिर वही बातें होंगे. कभी अगर आप नोट करें तो शारे फैसल पे जो है ना वो एक इंतहाई गंदा गलीज सा पानी है जो कि दिया जा रहा होता है अक्सर उसकी ग्रीन बेल्ट में. अब मुझे नहीं पता कि वो इतने गंदे गलीज पानी में जो है वो ये सरवाइव कर सकते हैं. इस तरह के फूल, गेंदे जैसा, मैरी गोल्ड जैसा डेलिकेट फूल, अभी फिर इन्होंने जो है वो कुछ कार्रवाई की है. मुझे नहीं पता कि वो किसी प्राइवेट कंपनी ने किया, बिकॉज वहाँ पे एक कमर्शियल टावर भी अभी रिसेंटली बना है. बट ये सिंधी मुस्लिम का जो मोड़ है वहाँ से अगर आप आगे शारा फैसल पे कंटिन्यू करते हैं और वो जो PSO पंप से पहले जो है उधर भी कुछ उन्होंने बरकी कुमकुमे वगैरह जमीन पे लगा दिए हैं. आई मीन ऑफ कोर्स इट डज लुक ब्यूटीफुल. ये जब बन जाता है तो बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है. लेकिन वो जो आप पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी वाली जो एक ओनरशिप देख रहे होते हैं इन चीज़ों की, जिस तरह वो अपने शहर में हर जगह पे लगे लगे जो फूल हैं उसकी वो ओनरशिप उनकी होती है, वो चीज़ आपको कराची में नेचुरली नज़र नहीं आती है. पता नहीं किस किस चीज़ का हम रोना रोएंगे यार, समझ में नहीं आता. और आपको इस बात का भी अंदाज़ा है कि ये भी जो है कहीं जाने नहीं वाले. इट इज जस्ट गोइंग टू स्टे अराउंड लाइक दिस. ओके जी, अब्दुल रज़ाक साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट खबर शेयर की है. कहते हैं कई दहाइयों के बाद पहली बार माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से कंप्यूटर कीबोर्ड में तब्दीली की जा रही है. आइंदा चंद माह में एक अगर आप नए विंडोज कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदेंगे तो उसकी कीबोर्ड पर एक बटन मौजूद होगा जिसको को पायलट की का नाम जो है वो दिया गया है ना. एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. को पायलट का जो ये कॉन्सेप्ट आया है ये AI की एडवांसमेंट की वजह से जो है वो हो रहा है. और आप जैसे ही को पायलट का बटन दबाएंगे तो फिर आपकी वेदर यू आर टाइपिंग और आप कोई भी चीज़ लिख रहे होंगे, कुछ भी होगा, उसमें आपको एक तरह की सपोर्ट जो है वो इस को पायलट की जो है वो मिलनी शुरू हो जाएगी. माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली एक अपना व्लॉग जो है वो छापा है और उसमें कहते ये हैं कि जी कीबोर्ड में पिछले 30 साल में ये सबसे बड़ी जो है ये मॉडिफिकेशन की जा रही है. लास्ट टाइम जो बड़ी मॉडिफिकेशन माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से जो है कीबोर्ड पे की गई थी दैट वाज अबाउट कब थी वो जब उन्होंने विंडोज की जो है वो ऐड की थी इन द कीबोर्ड. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर. और उमेर का मैसेज आया है और कहते हैं सिवियर ट्रैफिक जैम एट डॉक्टर महमूद हुसैन रोड ड्यू टू चेंज इन स्कूल टाइमिंग. अब ये डॉक्टर महमूद हुसैन रोड कौन सी है? डॉक्टर महमूद हुसैन रोड, अच्छा बहादराबाद वाली रोड. और अभी तो मेरे घर की तरफ है. हाँ भाई, काफी ट्रैफिक जाम बेचारा. वो हमने आज सुबह इस हवाले से बात की थी कि जो स्कूलों के 8:30 बजे वाले टाइम कर दिए गए, मुझे वाकई नहीं पता कि ये आखिर हमारे यहाँ कराची में स्कूलों का टाइम क्यों चेंज किए गए. बस नहीं इतनी सर्दी यार, इतनी ऑनेस्टली काबिल बर्दाश्त सर्दी है कराची की. वो अभी पिंडी इस्लामाबाद में भी नो, लाहौर में काफी शदीद इस वक्त जो है वो मौसम चल रहा है. बट या चलें जी, ऑलराइट ठीक है. अब क्या कर सकते हैं, अब है तो फिर अब है. चले जी, 8:40 जो है वो होने वाले हैं. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. और जब हम खेलों के वाले से बात कर रहे थे, देयर वाज अ पर्टिकुलर न्यूज दैट वी मिस्ड आउट एंड दैट इज रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन ऑफ अ पाकिस्तानी शूटर फॉर द ओलंपिक गेम्स. तो किशमाला नामी ये पाकिस्तान की शूटर है
जिन्होंने अभी आजकल चल रही है एशियन शूटिंग चैंपियनशिप, जिसमें कल फाइनल मुकाबले में शी वन अ सिल्वर मेडल और भारत की पहली और तीसरी पोजीशन आई भारत की शूटर्स की. आप जानते हैं कि इंडिया में जो शूटिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़बरदस्त है और इनफैक्ट इंडिया ने जो अपना ओलंपिक गोल्ड का जो एक डक जो है वो तोड़ा था, जो कि एक ज़माने में वो सिर्फ हॉकी में जीता करते थे, लेकिन फिर 2008 ओलंपिक गेम्स में दे मैनेज टू विन द गोल्ड मेडल एट द बीजिंग ओलंपिक्स और उसमें अभिनव बंद्रा ने जो है वो शूटिंग में ही गोल्ड मेडल जीतने में वो कामयाब हुए थे. सो इंडिया हैज बीन पर्टिकुलरली गुड इन दिस पर्टिकुलर स्पोर्ट. सो बहरहाल तो ये जो चैंपियनशिप थी, इसमें जिस कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रही थी किशमाला, उसमें इंडियन शूटर ने जो है वो गोल्ड मेडल हासिल किया, लेकिन नंबर 2 पे वो रही. सो क्यूडोस टू हर, वेल डन टू हर. और इसका फायदा जो हुआ है वो ये हुआ है दैट शी हैज क्वालिफाइड फॉर द पेरिस ओलंपिक गेम्स. और ये किशमाला तलत पेरिस ओलंपिक गेम्स में ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन जो है वो हासिल करने में कामयाब हुई है. पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है दैट अ पाकिस्तानी विमेन पार्टिसिपेंट हैज क्वालिफाइड विदाउट अ वाइल्ड कार्ड एंट्री. ओके, तो पाकिस्तान के खिलाड़ी शिरकत कर चुके हैं ओलंपिक्स में, लेकिन वो वाइल्ड कार्ड की बुनियाद पर जो है हिस्सा ले रहे होते हैं. और वाइल्ड कार्ड ये होता है कि यार ओलंपिक में देखें, वरना तो सारे के सारे गोरे एथलीट्स वहां पे पहुंच जाएंगे, यूरोपियन, अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन पहुंच जाएंगे. पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में अफ्रीकन्स आर वेरी गुड. सो वो ये करते हैं कि यार बाकी मुल्कों को भी ना एक नुमाइंदगी देने के लिए दे गिव सर्टेन वाइल्ड कार्ड्स के यार तुम भी आ जाओ, चलो तुम भी आ जाओ, शाबाश आओ, तुम भी हिस्सा ले लो. बट किशमाला हैज एक्चुअली क्वालिफाइड थ्रू स्टैंडिंग सेकंड इन हर कैटेगरी. और ये 10 मीटर एयर पिस्टल इनकी जो वो कैटेगरी थी, और जकार्ता में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप चल रही है जहां पर उन्होंने ये अचीवमेंट हासिल की. तो वेल डन टू हर एंड गुड लक टू हर एज वेल. शी इज अ यंग शूटर एंड हमारी बहुत सारी दुआएं जो हैं वो उनके लिए हैं. सो अभी सिचुएशन ये है दैट शी द थर्ड पाकिस्तानी शूटर जो कि ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब हुई हैं. 4 पाकिस्तानी एथलीट जो हैं वो प्रॉपर क्वालिफिकेशन के रूट से पहुंचे. ऑफ कोर्स 3 शूटर्स के अलावा हमारा अरशद नदीम, जिसने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में पिछले साल जो है वो सिल्वर मेडल हासिल किया था. सो दैट्स द वे. सो चलो जी, कुछ है कहीं ना कहीं कुछ हल्का फुल्का हमारे एथलीट जो है वो काम कर ही देते हैं. सो ठीक हो गया. 2 जो बाकी पाकिस्तान के शूटर्स हैं उसमें एक है GM बशीर एंड गुलफाम जोसेफ. ये 3 जो है कामयाब हुए हैं. सो ठीक हो गया. बाय द वे, किशमाला वन ब्रॉन्ज मेडल एट 10 मीटर्स एयर पिस्टल इन द एशियन गेम्स एज वेल. और याद रहे जी, पाकिस्तान ने कोई खास कारकर्दगी जो है वो नहीं दिखाई थी इन गेम्स में, जिसमें पाकिस्तान ने एक सिल्वर मेडल स्क्वॉश में हासिल किया था और इसके अलावा एक ब्रॉन्ज मेडल पाकिस्तान कबड्डी में हासिल करने में कामयाब हुआ था. सो चलो जी, गुड. एंड शी वन अ मेडल इन द साउथ एशियन गेम्स एज वेल. आई थिंक शी इज वन फॉर द फ्यूचर. अगर हमें वाकई अपने खिलाड़ियों को आइडेंटिफाई करके उनमें इन्वेस्ट करने की बात आती है तो शी इज डेफिनेटली वन ऑफ द एथलीट्स अप देयर. सो चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या चीज़ है जी, और ये खबर है कि कल यूनाइटेड एयरलाइंस की जानिब से, अच्छा ये खैर हमने सुबह थोड़ी सी बात कर ली थी, लेकिन लेट मी जस्ट टच इट वंस अगेन. बोइंग की शेयर प्राइस इज डाउन. इट्स डाउन बाय 9%. पिछले 2 दिन में बोइंग जो है तकरीबन कोई अपने 9-10% जो है वो मार्केट वैल्यू लूज कर चुका है. और उसकी वजह जो है वो आप जानते हैं कि इस वीकेंड पे जो अलास्का एयरलाइंस वाला वाकया हुआ था, जिसमें उसका एक इमरजेंसी डोर, ठीक है जी, जहाज में लेकिन 2 तरह के डोर होते हैं. एक तो वो दरवाजा होता है जो कि आपके उतरने और चढ़ने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, या फिर गैली के साथ एक दरवाजा होता है जिससे किचन वगैरह की चीजें जो है वो आ रही होती हैं. जनरली आप लेफ्ट साइड वाला डोर इस्तेमाल कर रहे होते हैं उतरने और चढ़ने के लिए, बट जो कि जहाज के आगे और पीछे होते हैं. बट जहाज के विंग्स के थोड़ा सा पीछे जो है वो 2 इमरजेंसी डोर्स भी होते हैं. सो जो अलास्का एयरलाइन के साथ वाकया हुआ, जो कि उनकी फ्लाइट पोर्टलैंड से ओंटारियो जा रही थी, ओंटारियो इन कैलिफोर्निया, पोर्टलैंड ओरेगन से जहाज टेक ऑफ करने के बाद उसमें उसका जो वो इमरजेंसी दरवाजा था वो गिर गया नीचे, वो जहाज से अलग होके वो गिर गया. और जाहिर है जो कैबिन प्रेशर मेंटेन किया जाता है वो प्रेशर जो है वो खत्म हो गया. ऑक्सीजन मास्क जो है वो सामने आके गिर गए. एंड द जहाज लकी, द एरोप्लेन वाज एक्चुअली वेरी लकी कि वो अपने क्रूजिंग पे नहीं था, बल्कि इट हैड जस्ट टेकन ऑफ. उन्होंने फौरन जो है वो गो अराउंड किया और उन्होंने जहाज जो है वो आके
उतार लिया, वरना इट कुड हैव बीन डेवास्टेटिंग. सो उसके बाद से तमाम जो बोइंग 737 मैक्स 9 तैयारे थे उनको ग्राउंड कर दिया गया. और आज जो है वो यूनाइटेड एयरलाइंस, जो कि ऑफ कोर्स अमेरिका की बड़ी एयरलाइंस में से एक एयरलाइन है, उन्होंने ये ऐलान किया है दैट देयर आर सर्टेन बोल्ट्स दैट नीड एडिशनल टाइटनिंग. यानी कुछ इस तरह के उन्होंने बोल्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं कि जिसको मजीद टाइटन करने की जो है वो जरूरत पड़ रही है, बिकॉज जिसे कहते हैं कि देयर वर सर्टेन इंस्टॉलेशन इश्यूज रिलेटिंग टू द डोर प्लग्स. और वो अब तमाम जहाजों के, देखें जी, ये जो एविएशन वाली गेम होती है ना, इसमें कोई रिस्क नहीं लिया जाता. आपने कोई एक पर्टिकुलर चीज आइडेंटिफाई की है, नाउ यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसको जड़ों से जाके बिल्कुल बॉटम जाके जो है वो उसको ठीक करें. एंड दैट इज व्हाई एयर ट्रैवल इज वेरी सेफ. ये बात समझने वाली बात है और ये बहुत गौर तलब बात है. और मैं हमेशा इस बात का जिक्र करता हूँ that yes, there are isolated incidents that take place, but the chances of you or anyone actually किसी का जो है वो नुकसान होने के chances are more when you are sitting perhaps inside your car rather than when you are traveling by air. बस ये चीज जो है ना अपने ज़हन में जरूर रखिएगा. So which is why air travel is one of the safest mode of travel right now. लेकिन yeah, I think Boeing 737 Boeing कंपनी के लिए जो है ये एक और बहुत बड़ा धचका है. ऑलरेडी आपको पता है कि 2018 और 2019 में बोइंग 737 मैक्स के 2 प्लेन क्रैशेस हुए थे. लायन एयर इंडोनेशिया का और इथियोपियन एयरलाइंस का जो फ्लाइट एडिस से नैरोबी जा रही थी, उसके साथ भी जो है वो यही इशू हुआ था. और वो दोनों एक ही तरीके से जहाज जो है वो क्रैश हुए थे. बाद में पता ये चला था कि उसमें एक कंप्यूटर सिस्टम जो इंस्टॉल किया गया था, जिसको एमकैस कहा जाता था, उसके मेल फंक्शन की वजह से ये दोनों प्लेन जो है वो क्रैश हुए थे. दैट सिवियरली जिसे कहते हैं कि बोइंग की रेपुटेशन खराब हुई थी. और अब ये वाला वाकया जो है वो उसी जहाज के हवाले से एक बार फिर सामने आया है. सो अमेरिका में तो तमाम इन्होंने जहाज़ों को ग्राउंड कर दिया है, बाकी जगहों पे ऐसा नहीं हुआ है. लेकिन फिर भी आई थिंक एयरक्राफ्ट में सेफ्टी इज द नंबर 1 थिंग. मैं मुसलसल जिक्र कर रहा हूँ, नेटफ्लिक्स पे जो है वो एक बहुत अच्छी जो है वो डॉक्यूमेंट्री आई थी ऑन दिस एंटायर बोइंग 737 मैक्स का जो सागा हुआ था. और इसका नाम था डाउनफॉल, द केस अगेंस्ट बोइंग. दैट वाज द नेम ऑफ दैट डॉक्यूमेंट्री, जिसमें उन्होंने जो जिस चीज की तरफ पिन पॉइंट किया था, इट वाज अबाउट द मर्जर ऑफ Boeing with McDonnell Douglas. So चलें जी, आगे लिए चलते हैं. आपको भी ब्रेक की जाने, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. Okay, my guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me, Adi, and good morning. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. अच्छा जी, अकबर मंजूर कहते हैं भाई कराची में अभी बच्चों के लिहाज से ये काफी सर्दी है, 12 डिग्री सेल्सियस. चलें जी, मैं इस बहस में बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा. दैट्स फाइन, बिल्कुल जी, बढ़ा दो जी. मैं तो कहता हूँ बंद कर दो स्कूल, छुट्टियां दे दो स्कूल की. इतनी सर्दी कराची में पड़ रही है, 12 डिग्री सेल्सियस में जो है सिचुएशन है ये वाली. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? अनीक कहते हैं Anders Breivik, who killed 77 people in Norway in 2011, is suing the country in a bid to end his years in isolation. Who killed 8 people with a car bomb in Oslo and shot dead 69 people at a summer youth camp. His condition breaches the human right. यार ये भी वैसे क्या वाकया हुआ था नॉर्वे में. ये जो एंडर्स ब्राइविक एक बंदा था और इसने ये मुल्क में होने वाली ये बहुत इंतहा पसंद मसीही सोच से जो है वो ताल्लुक रखता था. और मुल्क में होने वाली इमिग्रेशन और मुसलमानों के जो बढ़ता हुआ इंटरेस्ट था, जो मुसलमानों का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस था, उस हवाले से ये काफी गुस्से में आ गया था. और इस वजह से इसने जो है वो एक मास मर्डर और मास शूटिंग की थी, जो कि नॉर्वे की तारीख की जो है वो बदतरीन शूटिंग थी. एंड हमें बताते ये हैं कि जी ना उसने अपने मुल्क पे ही जो है वो केस कर दिया था, स्टेट ऑफ नॉर्वे. और उन्होंने कहा है कि जी उसकी आइसोलेशन जो है वो खत्म की जाए. साकिब शान कहते हैं टुडे इज द बर्थडे ऑफ हकीम सईद, ट्रू विजनरी लीडर. वाह जी, क्या बात है जी. हकीम मोहम्मद सईद साहब की आज जो है वो सालगिरह है. और क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ा करता था, क्योंकि वो हकीम मोहम्मद सईद साहब ही जो है वो उसके फाउंडर थे, सो उनकी सालगिरह की मुनासबत से हमारे यहाँ जो है ना वो उस वीकेंड में जो है वो स्पोर्ट्स डे हुआ करता था. और बड़ा मजेदार इवेंट हुआ करता था. 9 जनवरी 1920 को
दिल्ली में जो है पैदा हुए, 1920 में माशाल्लाह पैदा हुए हकीम साहब. अगर हयात होते तो फिर 104 साल के जो है वो होते, लेकिन आप जानते हैं कि उनको शहीद कर दिया गया था 17 अक्टूबर 1998 और 68 साल की उम्र में उनका जो है वो इंतकाल हुआ था. अरशद इमाम साहब कहते हैं अलास्का एयरलाइंस की परवाज में मौजूद एक मुसाफिर का ये आईफोन 16,000 फुट यानी तकरीबन 5 किलोमीटर की ऊंचाई से गिरने के बावजूद सही सलामत चलती हालत में पाया गया. बट सवाल ये पैदा होता है कि ये कहाँ पे आके गिरा था. ये भी तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना, बिकॉज देखिए एक सर्टेन टाइम के बाद आप जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड पे ही गिर रहे होते होंगे. ठीक है जी, जो ग्रेविटेशनल पुल है आपका. सो वेयर वर यू फॉलिंग एक्चुअली? क्या ये किसी नदी के ऊपर आके गिरा? क्या ये किसी पत्तों के वैसे भी विंटर का सीजन है तो पत्ते सारे झड़े हुए होंगे, हो सकता है वहां पे आके गिरा. जो पूरी हमें पिक्चर जो है ना ये जानना जरूरी है अरशद साहब इस खबर को शामिल करने के लिए. फहीम अली खान कहते हैं ब्रो प्लीज मार्क माई अटेंडेंस. सर लगा ली आपकी अटेंडेंस, लगा ली. ऑलराइट जी. नमान यूसुफ कहते हैं आई रेड अबाउट को पायलट की कपल ऑफ डेज अगो. Isn't a keyboard button for AI and oxymoronish development? बाकी सीरियसली यार, बट मुझे इतना पता है कि जितने भी अब सॉफ्टवेयर हैं, जैसे मैं एक अपने YouTube चैनल के लिए एक एडिटिंग का सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ ना, दैट इज गॉट AI co-pilot नाउ. सो आप कोई भी अगर फीचर अपना यूज कर रहे होते हैं तो वो आपको उसमें ऑप्शन जो है वो दे भी रहा होता है कि इसके लिए क्या फीचर इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है. और वो बड़ी कहानियां हैं यार, पता नहीं दुनिया कहाँ जा रही है. बट खैर डॉक्टर अच्छा जी, स्कूल के साथ दफातर में भी छुट्टियां करा दें, इतनी सर्दी पड़ रही है कराची में. सीरियसली यार, इतनी शदीद सर्दी, लोगों के मोटरसाइकिलों में हाथ उनके हैंडल्स पे जम रहे हैं, नीचे ला के आग लगाई जाती है, फिर उसके बाद लोगों के हाथ खुलने शुरू होते हैं. इतनी कराची में सर्दी इस वक्त पड़ रही है कि हमें जो है ना बहुत सर्दी भाई, 12 डिग्रीज. माय गॉड मैन. बस अब हमारे दोस्त अकबर साहब नाराज हो जाएंगे, अब हम मजीद इस पे बात नहीं करेंगे. ठीक है जी, दोस्ती यारी में हमने थोड़ी सी टेक कर ली उनकी, लेकिन खैर चले जी. ओहो सैयद मोहम्मद अली, पढ़ने ही वाला था मैसेज में आपका मोहम्मद अली उमर, और आपने मैसेज डिलीट कर दिया अपना. चले जी ओके. और कोई मैसेज कोई मैसेज कोई रात नहीं गया मैसेज यार, देख लूं मैं जरा चेक कर लूं. आलमगीर का गाना जायदा शाहीन कहती हैं. चलें जी, अभी तो गाना चलाने का टाइम नहीं है हमारे पास, उसको हम आगे चल के जरूर चलाएंगे. और फहीम अली खान ने खबर शेयर की है, व्हाई इज द इंटरनेट बीइंग शट डाउन, टेलीकॉम ऑपरेटर सीक्स क्लैरिटी. उस पे फहीम अली खान कहते हैं कि क्या वाकई आपको लगता है कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स को नहीं पता कि ये क्यों किया जा रहा है? बट देखिए, टेलीकॉम ऑपरेटर्स आर कमर्शियल एंटिटीज और उनका हक है ये बात जानने का, बिकॉज उनके लिए तो दिस इज अ बिजनेस लॉस. डेटा इस्तेमाल नहीं हो रहा तो जाहिर है उनके लिए तो एक नुकसान उनको हो रहा है, और उनके अपने सर्विस के स्टैंडर्ड्स भी जो है वो मुतासिर हो रहे हैं. और जाहिर है हमें ये भी पता है कि पाकिस्तान जो है वो उन मुल्कों में अब काफी ज्यादा आ रहा है कि जिसमें अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट शटडाउन जो है हैज बिकम द ऑर्डर ऑफ द डे. चलें जी, बाकी सबको पता है क्या हो रहा है, लेकिन अपनी तमाम चीजें चीजें डॉक्यूमेंट करवाने के लिए जाहिर है इतना तो हक बनता है कि पीटीए से जरूर पूछा जाए कि भाई क्यों बार बार जो हो वो तुम इंटरनेट बंद कर देते हो. सो ठीक हो गया यार. एंड देन हाँ यार, आज सुबह मैंने एक वीडियो देखी और मुझे नहीं पता था कि अब मामला सऊदी अरेबिया में इतने आगे बढ़ गए हैं. इस पर जरा थोड़ी सी मैं इस हफ्ते आज के दिन रिसर्च कर लूँ, मौका मिला तो इसको जो है ना वो आज रात में आके हम यूट्यूब शो में भी जो है मैं जिक्र कर दूंगा. सो इंडिया में एक बड़ा मशहूर ड्रामा आया था जिसका नाम था सास भी कभी बहू थी. रिमेंबर, उसमें एक मेन कैरेक्टर था तुलसी, जिसका नाम था स्मित्री ईरानी. आपको ये बात भी पता होगी दैट स्मित्री ईरानी जो है वो बीजेपी की एक बड़ी लीडर हैं और शी इज अ वेरी बहुत ज्यादा दाएं बाजू की सोच रखने वाली. जाहिर है तभी मोदी का जो इनर सर्किल है उसमें यह खातून जो है ये शामिल है, स्मित्री ईरानी. और जाहिर है एक्टिंग तो उन्होंने बहुत पहले छोड़ दी थी, अब ये फुल टाइम सियासतदान है. और ये बेसिकली अब मिनिस्टर भी जो है, शी इज द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है. और अभी मैंने इनका एक क्लिप देखा ट्विटर पे, और किसी इंडियन मुस्लिम ने शायद ये शेयर किया हुआ था, और पता नहीं पाकिस्तानी था या कौन था, लेकिन शी रिसेंटली विजिटेड मस्जिद नबवी. और वहां पे बाहर मस्जिद नबवी का जो वो एरिया जहां से आप दाखिल, दोनों तरफ जो है वो होटल्स बने हुए हैं, और फिर वो आप दाखिल होते हैं उसके मस्जिद नबवी का जो बरामदा है मेन,
और मुझे वहां देख के बड़ी हैरत हुई. मुझे नहीं लगता कि वो शायद मस्जिद के प्रेमिसेस के अंदर दाखिल होंगी, बट इन द सिटी ऑफ मदीना शी वाज देयर और उन्होंने सऊदी हुकाम वगैरह से मुलाकात की. देयर सम हज डील दैट इंडियन गवर्नमेंट एंड द सऊदी गवर्नमेंट्स दे आर साइनिंग. सो मुझे नहीं पता, आई मीन प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग एंड आई एम लीविंग यू विद दैट थॉट, और इस पे हम चलो आगे आके बात कर सकते हैं कि आर दे अलाउड, बिकॉज आई थॉट दैट नॉन मुस्लिम, बिकॉज इंडियन डेलीगेशन वाज देयर, आई कुड सी अ सरदार जी स्टैंडिंग देयर एज वेल एंड देयर विल बी सम मोर नॉन मुस्लिम्स देयर, लेकिन वी थॉट दैट वो जो हिजाज का एरिया है वहाँ के सर्टन अपने कुछ हमने कुछ रूल्स हैं हमारे कि जिस हवाले से जो नॉन मुस्लिम्स जो हैं, जो तौहीद पे बिलीव नहीं करते या जो शिरक करते हैं या जो भी है, या जो मुसलमान नहीं है, वो इन इलाकों में दाखिल नहीं हो सकते. तो व्हाट वाज सिमेट्री ईरानी, आई मीन सिमेट्री ईरानी वाज देयर. She got the official permission by the Saudi crown prince there or the Saudi de facto king, of course, to visit that place. If that is happening, ये एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट है, बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट है. मुझे नहीं पता कि फिक्र इस हवाले से क्या कहता है, लेकिन फिर भी दिस इज अ मेजर चेंज इन द स्टैंस, राइट. चलो जी, वक्त आ गया, आप लोगों से इजाज़त लीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात जो है वो अब होगी कल सुबह एक बार फिर. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.